एक ऐसा फैसला जो बहुत पहले ले लिया जाना चाहिए था। भारत सरकार ने एक फैसला लिया है कि देश की सीमाओं के भीतर बॉर्डर से लगे एक तय दायरे के अंदर जितने भी अवैध निर्माण हैं, जितनी भी अवैध बस्तियां हैं, जितनी भी लावारिस और खंडहर ढांचे हैं, उन सबको पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। जमीन को पूरी तरह से समतल किया जाएगा, प्लेन किया जाएगा, ताकि हमारी सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के जवानों को दूर दूर तक केवल साफ मैदान दिखाई दे, कोई धुंधलापन न रहे, कोई छुपने की जगह न बचे। देश की सुरक्षा के लिहाज से इससे बड़ा और व्यवहारिक फैसला और क्या हो सकता है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि जैसे ही बुलडोजर सरहद की तरफ बढ़ता है, दिल्ली और राज्यों के सियासत के गलियारों में बैठे कुछ नेताओं के पेट में दर्द शुरू हो गया है। कांग्रेस पार्टी को अचानक इस फैसले में देश की सुरक्षा नहीं बल्कि एक नया षड्यंत्र दिखाई देने लगा है। पूरी इनसाइड बताता हूं, वीडियो पूरा देखिएगा और कमेंट में बताइएगा कि क्या देश की सेफ्टी से पहले पॉलिटिकल पार्टियों का पॉलिटिक्स होना चाहिए जो हर पल किया जा रहा है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मैदान में उतर आते हैं और एक ऐसा नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करते हैं जो सीधे तौर पर इस देश के ताने बाने को चोट पहुंचाता है। उनका कहना है कि यह पूरी कार्रवाई जानबूझकर एक खास समुदाय को निशाना बनाने के लिए की जा रही है। पहले सुन लीजिए अशोक गहलोत क्या कह रहे हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो सरकार का रवैया है उससे ज्यादा संघर्ष पैदा करने की तो इनकी नीति लगती है, मुझे नीयत लगती है पूरे देश के अंदर ही। अब पाकिस्तान का बॉर्डर, बाड़मेर जैसलमेर बीकानेर बॉर्डर, वहां पर आज आजादी के बाद आज तक वहां तनाव भी नहीं हुआ। दंगे होने के बाद छोड़ो, जबकि बड़ी तादाद में माइनॉरिटी के लोग वहां रहते हैं, आज तक ना तनाव हुआ, दंगे हो गए। उस एरिया में एरिया के अंदर भी जो मस्जिदें हैं, दरगाह है, उनको चुन चुन के आप गिरा रहे हो, भड़का रहे लोगों को, चाहते हो भड़काने का। ये जो घटनाएं आ रही तो ये समझ के परे है सरकार आगे चाहती क्या है। अब मेरा सवाल सीधा है, जब देश की हिफाजत की बात आती है, जब सीमाओं को सील करने की बात आती है, जब घुसपैठियों के रास्तों को बंद करने की बात आती है, तब इन नेताओं को अचानक धर्म का चश्मा क्यों पहनना पड़ता है? क्या देश की सुरक्षा किसी धर्म को देखकर तय होगी? क्या सरहद पर गिरने वाली गोली या फिर सीमा पार से आने वाली नशीली चीजें यह पूछता है कि सामने वाला किस मजहब का है? आखिर अशोक गहलोत और कांग्रेस पार्टी की इस विचलित मानसिकता के पीछे का असली सच क्या है? दिक्कत कहां है? अगर बॉर्डर से ऐसे संदेहास्पद इलाके खाली हो रहे हैं जो देश के लिए एक टाइम बम की तरह काम कर रहे हैं, तो किसी भी सच्चे नागरिक को तो खुश होना चाहिए, हमारी सेना का मनोबल बढ़ना चाहिए। लेकिन यहां रोना रोया जा रहा है, छाती पीटी जा रही है। क्यों? क्योंकि मामला सिर्फ एक बयान का नहीं है, मामला उस गहरी जड़ जमा चुकी तुष्टीकरण की राजनीति का है जो देश की सुरक्षा को भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का जरिया मानती है। इसीलिए राजनीति के इस शोर से उठकर सीधे सरहद की उस कड़वी हकीकत की तरफ चलते हैं, जहां से रात के अंधेरे में तबाही का सामान इस देश के भीतर धकेला जाता है। राजस्थान, पंजाब और गुजरात से लगी हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, वहां का भूगोल समझिए। मीलों तक फैला रेगिस्तान, कहीं दलदल तो कहीं कटीली तारें। लेकिन इन तारों के पार और उसके आसपास का जो 5 से 15 किलोमीटर का इलाका है, वहां पिछले कुछ दशकों में कई ऐसी चीजें खड़ी हो गई हैं जो असामान्य है। बॉर्डर के पास कई ऐसी मस्जिदें, मजारें, मदरसे अचानक उगाए हैं जहां आबादी नाम मात्र की है, कुछ है ही नहीं। अब बताइए कि किसी गांव में अगर 10-5-2 लोग मतलब वहां पर हैं, एक आध घर है वहां पे बड़ी सी मस्जिदें बन जाती हैं। क्यों भाई? सवाल उठना लाजमी है कि जहां रहने वाले लोग उंगलियों पर गिने जा सकते हैं, वहां इतने बड़े बड़े कंक्रीट के ढांचे किसके लिए बनाए गए हैं? इन ढांचों का इस्तेमाल किस लिए हो रहा है? जब सुरक्षा एजेंसियां अपनी रिपोर्ट सौंपती हैं तो रोंगटे खड़े कर देने वाले खुलासे होते हैं। सीमा पार से जब ड्रोन के जरिए या फिर रात के सन्नाटे में घुसपैठिए आते हैं, तो ये अवैध और लावारिस ढांचे उनके लिए परफेक्ट हाइड आउट्स यानी कि छुपने के लिए ठिकाने बनते हैं। सोचिए एक ऐसा पुराना जर्जर मकान या फिर खंडहर इमारत जो गांव के एक कोने में है, जहां कोई आता जाता नहीं है, लेकिन पाकिस्तान से आया ड्रग्स का जो कंसाइनमेंट है सीधे उसी खंडहर के तहखाने में जाकर लैंड करता है।
पंजाब और राजस्थान के सरहदी इलाकों में जमीन के नीचे ऐसी गुप्त बंकर और ठिकाने पाए गए हैं जहां लोग नहीं रहते, लेकिन वहां से करोड़ों की हीरोइन और आधुनिक हथियार बरामद होते हैं। कच्छ के कछार में जहां मीलों तक सिर्फ सन्नाटा और नमक की चादर होती है, वहां भी ऐसे अवैध ठिकाने बना दिए गए ताकि देश के खिलाफ साजिश रचने वाले को एक सुरक्षित पनाहगाह मिल सके। जब बीएसएफ के जवान गश्त पर निकलते हैं तो उनके लिए हर एक बंद पड़े घर की तलाशी लेना, हर एक ढांचे की दीवार को खंगालना व्यवहारिक रूप से असंभव होता है। दुश्मन इसी का फायदा उठाता है, वो इन ढांचों को अपनी ढाल बनाता है। इसी मर्ज का इलाज करने के लिए भारत सरकार ने यह फैसला लिया है कि बॉर्डर के 15 किलोमीटर के दायरे में जितने भी ऐसे अवैध, संदेहास्पद और लावारिस ढांचे हैं, उन्हें पूरी तरह से जमींदोज कर दिया जाएगा। जब मैदान साफ होगा, जब कोई ओट ही नहीं होगी, तो दुश्मन पैर रखने से पहले 100 बार सोचेगा। लेकिन इस साफ और सीधे नेशनल सिक्योरिटी के कदम पर राजनीति का जो रंग चढ़ाया गया, उसे देखना बेहद शर्मनाक है। जब प्रशासन इस आदेश को लागू करने जमीन पर उतरा तो नियम सबके लिए बराबर था। इसमें वो पुरानी हवेलियां भी थी जो अब खंडर हो चुकी थी। हिंदुओं के भी कुछ ऐसे पुराने घर और बस्तियां थी जिन्हें लोग सालों पहले छोड़कर पलायन कर चुके थे। और हां, इसमें वो अवैध मीनारें, मस्जिदें और मदरसे भी थे जो बिना किसी कानूनी इजाजत के सरकारी जमीन पर सीना ताने खड़े थे। कानून की नजर में वो सिर्फ एक अवैध अतिक्रमण थे जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा थे। लेकिन अशोक गहलोत को उन खंडहर हवेलियों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्हें हिंदुओं के छूटे हुए घरों से कोई सरोकार नहीं था। उन्हें केवल और केवल मुस्लिम प्रतीक दिखाई दिए। उन्होंने तुरंत इसे एक सांप्रदायिक रंग दे दिया और बयान दाग दिया कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को प्रताड़ित करने के लिए यह नियम लाई है। इसे कहते हैं चयनात्मक अंधापन, यानी कि सिलेक्टिव ब्लाइंडनेस। क्या एक पूर्व मुख्यमंत्री को, जिसने सालों तक राज्य की कानून व्यवस्था को संभाला हो, उसे यह नहीं पता कि बॉर्डर सिक्योरिटी के मायने क्या होते हैं? बिल्कुल पता है, लेकिन यहां देश की सुरक्षा से बड़ा वो वोट बैंक है जो पाकिस्तान से सटे राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में एक निर्णायक भूमिका निभाता है। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर जैसे इलाकों में जो डेमोग्राफी चेंज, यानी कि जनसांख्यिकी बदलाव पहले कुछ सालों में आए हैं, वो किसी से छुपे हुए नहीं है। उस पूरे बेल्ट में एक खास वोट बैंक को यह संदेश देने की होड़ मची है कि तुम चाहे वैध रहो या फिर अवैध, देश की सुरक्षा के लिए खतरा बनो या फिर ना बनो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। तुम कुछ भी करो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। इस देश को तोड़ दो, बर्बाद कर दो, जो करना है कर दो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। यह राजनीति का वो खतरनाक चेहरा है जहां अपनी कुर्सी बचाने के लिए सरहद की सुरक्षा को दांव पर लगाने में भी इन नेताओं के हाथ नहीं कांपते। यह बीमारी सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं है। आप भारत के नक्शे पर नजर थोड़ा दौड़ा लीजिए। पूरब से लेकर पश्चिम तक जहां जहां देश की सीमाएं संवेदनशील हैं और जहां जहां हमारी फौज या फिर सरकार उन्हें सुरक्षित करने की कोशिश करती है, वहां इन तथाकथित सेक्युलर पार्टियों का एक ही पैटर्न नजर आता है। पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पर चले जाइए, जब वहां घुसपैठ रोकने की फेंसिंग यानी कि कटीली तारे लगाने की बात आती है, तो ममता बनर्जी की सरकार केंद्र के सामने अड़ंगा लगा देती है। जमीन अधिग्रहण की फाइलों को सालों तक दबा कर रखा जाता है। क्यों? क्योंकि उधर से आने वाले लोग उनके लिए देश की सुरक्षा का खतरा नहीं, बल्कि उनके भविष्य के पक्के वोटर हैं। असम की तरफ जरा बढ़िए, वहां पर जब अवैध घुसपैठ की पहचान करने और सीमाओं को सील करने की बात होती है, तो पूरी कांग्रेस पार्टी एक सुर में चिल्लाने लगती है कि यह मानवाधिकारों का हनन है। मेघालय और त्रिपुरा के आदिवासी इलाकों में जब सुरक्षा बल चौकसी बढ़ाते हैं, तो वहां स्थानीय स्तर पर राजनीति शुरू हो जाती है। और इन सब के बीच हमारे देश के कुछ महान कम्युनिस्ट बुद्धिजीवी, जिन्हें कभी कांग्रेसी सरकार के दौर में पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे बड़े बड़े सम्मानों से नवाजा गया था, वो ज्ञान देने चले आते हैं कि इंसानियत के नाते सोचिए, बांग्लादेशी भी तो इंसान ही हैं, उन्हें आने दीजिए। कमाल का तर्क है। अगर पूरी दुनिया के इंसानियत का ठेका भारत नहीं ले रखा है, तो फिर सरहदों की जरूरत ही क्या है? खोल दीजिए बॉर्डर को, आने दीजिए जो आना चाहे उसको। पासपोर्ट और वीजा के नियमों को फाड़कर फेंक देना चाहिए। क्यों नहीं फेंक देते? इसी तरह की खोखली इंसानियत के पीछे दरअसल देश को अंदर से खोखला करने की एक गहरी साजिश छिपी होती है। यह वही कम्युनिस्ट और कांग्रेसी सोच है जिसने दशकों तक देश की सीमाओं को लावारिस छोड़ दिया ताकि इनके राजनीतिक हित सस्ते रहें। अब जरा पश्चिम की तरफ वापस लौटते हैं और उस राज्य की बात करते हैं जिसने इस ढीली नीति का सबसे बड़ा दंश झेला है, पंजाब।
आज जब हम पंजाब में खालिस्तानी विमर्श या फिर ड्रग्स के जाल की बात करते हैं तो हमें इतिहास के पन्ने पलटने होंगे। पंजाब में आतंकवाद के बीज किसके कार्यकाल में बोए गए? किसने अपने राजनीतिक फायदों के लिए भिंडरवाले जैसे भस्मापुर को पाला पोसा? जवाब है कांग्रेस। पंजाब को नक्सलियों का राज्य बनाने की शुरुआत किस दौर में हुई? जब बॉर्डर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने के बजाय सरहदों को खुला छोड़ दिया गया ताकि सीमा पार से आने वाली हीरोइन और स्मैक की जो खेप है पंजाब के रंगों में जहर घोल सके। कौन था वहां पर? यह पूरा का पूरा नेक्सस, यह पूरा का पूरा काला कारोबार कांग्रेस के राज्य में फला फूला। आज अगर हमारी सरहदें ड्रग्स के तस्करों के लिए एक बड़ा रूट बन चुकी है तो उसकी नींव किसने रखी थी? जब आज की सरकार उस नींव को हिलाने का काम कर रही है, जब उन रूट्स को ब्लॉक करने के लिए 15 किलोमीटर के दायरे को पूरी तरह से क्लियर किया जा रहा है, तो इन पार्टियों को दर्द होना स्वाभाविक है, क्योंकि जैसे ही बॉर्डर साफ होगा तस्करी के रास्ते बंद हो जाएंगे। तस्करी के रास्ते बंद होंगे तो वो फंडिंग रुकेगी जो पर्दे के पीछे से इन देश के भीतर अशांति फैलाने के लिए इस्तेमाल होती है। अशोक गहलोत को आज उन हवेलियों की चिंता क्यों नहीं है जो इतिहास का हिस्सा है लेकिन ढह रही है? उन्हें सिर्फ उसी खास ढांचे की याद क्यों आ रही है? क्योंकि वो जानते हैं कि उनका सियासी वजूद इसी नैरेटिव पर टिका है। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा कि यह क्रोनोलॉजी जितनी खतरनाक है, कितनी खतरनाक है। जब कोई यह आरोप लगाता है कि कांग्रेस का हाथ देश विरोधी ताकतों के साथ है तो कुछ लोगों को बहुत मिर्ची लगती है, लेकिन जब तथ्य सामने आते हैं तो मुंह छिपाने की जगह नहीं बचती। भारत सरकार के इस फैसले के ठीक 2 दिन पहले पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी का एक आधिकारिक बयान और ट्वीट आता है। उस ट्वीट में जरदारी क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि भारत सरकार बॉर्डर के आसपास रहने वाले मुसलमानों पर अत्याचार कर रही है और उनके पुराने धार्मिक ढांचों को गिरा रही है। यह बयान पाकिस्तान के राष्ट्रपति का है जो अपने देश में पल रहे आतंकवादियों को भारत भेजने के लिए हमेशा छटपटाता रहता है। और इस बयान के ठीक 2 दिन बाद भारत के भीतर बैठकर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हूबहू वही भाषा बोलते हैं, शब्द वही, भावना वही, नैरेटिव वही। अब आप मुझे बताइए, इसे महज एक संजोग मान लिया जाए? क्या यह सामान्य बात है कि जो बात हमारा दुश्मन देश भारत को बदनाम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कह रहा है, वही बात हमारे देश का एक बड़ा नेता अपने ही सरकार के खिलाफ कह रहा है? अरे, किसी पार्टी को बदनाम करने के लिए इतना मत नीचे चले जाइए कि अपने देश को ही बर्बाद कर दीजिए। रहना यहीं पर है, इस बात को समझना होगा। और ये एक छोटा मोटा जो पब्लिक है ना, वो समझ जाता है। ये बड़े नेता हैं। जरदारी का इंटरेस्ट तो हमें समझ में आता है। उसे अपने आतंकी भेजने के लिए छुपने की जगह चाहिए, उसे अपने ड्रग्स और हथियारों के कंसाइनमेंट को छुपाने के लिए वो खंडहर, मस्जिदें और मदरसे सुरक्षित चाहिए। हो सकता है कि कहीं मंदिर उस तरह का खंडहर हो सकता है कोई महल वैसा खंडहर हो, वो चाहिए उसको। लेकिन अशोक गहलोत का क्या इंटरेस्ट है? वो पाकिस्तान के राष्ट्रपति की ट्यून पर क्यों नाच रहे हैं? क्या सिर्फ कुछ नोटों की खातिर एक पूर्व मुख्यमंत्री इस हद तक गिर सकता है कि उसके और पाकिस्तान के सुर एक हो जाए? इसका जवाब राजस्थान की जनता को और इस देश की जनता को मांगना ही होगा। अब ये कोई नहीं जानता कि भाई किस नेता को कहां से पैसे आ रहे हैं, लेकिन जो टोन है, जो सुर है, उससे तो कोई भी यही कहेगा। हो सकता है कि कोई कहे। अंत में बात बहुत साफ है, राजनीति अपनी जगह है, पार्टियां आती जाती रहेंगी, मुख्यमंत्री बदलते रहेंगे, सरकारें बदलती रहेंगी, लेकिन यह देश, यह वतन हमेशा रहेगा। अगर देश की सरहदें सुरक्षित नहीं रहेंगी तो आपकी राजनीति कहां बचेगी? कहां करोगे आप जाकर? पाकिस्तान में? आपकी कुर्सियां कहां रहेंगी? पाकिस्तान में? जब बॉर्डर सिक्योर होता है तो देश का हर नागरिक, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या फिर ईसाई, वो चैन की नींद सोता है। सरकार का यह फैसला किसी धर्म के खिलाफ नहीं, बल्कि उस हर अवैध सोच के खिलाफ है जो देश की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश करती है। अशोक गहलोत और उनकी पार्टी को यह समझना होगा कि देश की सुरक्षा के साथ समझौता करने की इस राजनीति की एक एक्सपायरी डेट है ना, वो अब आ चुकी है। जनता अब इतनी नासमझ नहीं है कि वो आपके इस खेल को समझ न सके। आपसे कहीं ज्यादा तेज है। आपको जितना जल्दी इंफॉर्मेशन पहुंचता है, हो सकता है कि आम पब्लिक को उससे कहीं जल्दी इंफॉर्मेशन पहले पहुंच जाती है। आज हमें तय करना होगा कि हम अपनी सेना के जवानों के साथ खड़े हैं जो धूप, छांव, बर्फ और रेगिस्तान में हमारी रक्षा करते हैं,
या फिर हम उन नेताओं के खोखले बयानों के साथ खड़े हैं जो सरहद पार के आकाओं की भाषा बोलते हैं? फैसला आपका है, क्योंकि देश से बड़ा और कोई नहीं, ना पार्टी, ना कोई नेता और ना ही कोई राजनीति। इसमें आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगले एपिसोड में मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।